दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश और आप देखना शुरू कर चुके हैं शिक्षा टाउन। आज इस वीडियो में देखिए हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। ये है WHO, है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत सारे प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन हमें पढ़ने होते हैं। उसी क्रम में ये हमारा वीडियो रहने वाला है और यहाँ पर WHO से संबंधित हम लोग 100 वन लाइनर्स जो है वो यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। उन्हें आप याद करने की भी कोशिश करें। इसके अलावा इससे रिलेटेड एक डिजी बुक भी आपको एप्लीकेशन पर अवेलेबल करा दी जाएगी। इससे पहले हम लोगों ने सुकरात को, प्लेटो को और अरस्तु को 100 वन लाइनर्स के माध्यम से याद कर लिया है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मिशन प्रवक्ता सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग यहाँ पर आज जो पढ़ने वाले हैं वो है WHO। देखिए शुरुआत जो होती है वो आपको याद रखना है कि ये एक ऐसी संस्था है जो कि हेल्थ को इंप्रूव करने के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य करती है। वैश्विक लेवल, वर्ल्ड लेवल पर ये सारे कार्य किए जाते हैं। यहाँ पर जो मेनली फोकस किया जाता है वो किन किन बातों पर किया जाता है, क्या क्या इससे रिलेटेड रेलिवेंट पॉइंट हो सकते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो देखिएगा। उसके बाद लास्ट में आपके जो फीडबैक्स आएंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। देखिए जो वन लाइनर अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो शुरुआत होती है, एक सामान्य जानकारी अगर WHO की हम लोग देखें तो जो WHO है इसका पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि नाम से ही पता है कि भाई ये स्वास्थ्य से संबंधित कुछ ना कुछ कार्य कर रहा होगा, है ना। ये एक वर्ड है तो वर्ड शब्द भी लिखा हुआ है, तो ये वैश्विक लेवल पर ये कार्य कर रहा होगा। इसकी जो स्थापना होती है वो 7 अप्रैल 1948, ध्यान रखेंगे 7 अप्रैल 1948। यूएन कब बना था, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप लोग बताते रहिए यूएन कब बना था हमारा। तो ये 24 अक्टूबर 1945 को बना था। उसके बाद में हमें कुछ दिन बाद, 3 साल बाद लगभग, हमें जरूरत महसूस हुई कि भाई हमें एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी चाहिए, है ना। तो 7 अप्रैल 1948 WHO की स्थापना होती है। WHO का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड। याद रखेंगे, हेडक्वार्टर से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आसान वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आपको गलत नहीं करने हैं, ठीक है। तो 7 अप्रैल 1948 का समय आपको याद रखना है। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद में यहाँ पर WHO संयुक्त राष्ट्र जो है वो उसकी एक विशेषीकृत एजेंसी के रूप में, हम लोगों ने यूएन को बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है अपने पॉलिटी मेंस वाले बैच में, तो उसी क्रम में आपको याद रखना है यूएनओ, है ना। यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक विशेषीकृत एजेंसी है। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया है। अगला जो पॉइंट आता है वो ये है कि भाई जो WHO है उसका उद्देश्य विश्व के लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना। भाई स्वास्थ्य तो है ही, उसके सब इलेबोरेशन में ही हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब कहाँ का हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये वर्ल्ड लेवल पर, है ना। तो विश्व के लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करने से ये संबंधित है। यहाँ पर एक 7 अप्रैल जब इसका जन्म हुआ तब उस दिन को हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में बनाते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे डे हैं जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से मनाए जाते हैं। उन पर हम लोग अभी आगे आने वाले समय पर चर्चा करेंगे। बस बने रहिएगा, लास्ट तक आपको बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु मिलने वाली है। यहाँ पर जो 7वें नंबर का पॉइंट है ये कहता है कि इसका जो आदर्श वाक्य है वो है हेल्थ फॉर ऑल, है ना। इसका जो आदर्श वाक्य है वो है हेल्थ फॉर ऑल। ये आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। आधिकारिक भाषा, ये आधिकारिक भाषाएं जो बेसिकली हैं वो यूएन की जो भाषाएं हैं वही यहाँ पर भी हैं। अरबी है, चीनी है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रूसी है और स्पेनिश भाषा इसमें इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में इंक्लूडेड है। इसके अलावा इसमें आपको ये भी बता दें कि वर्तमान इसके जो महानिदेशक हैं वो टेड्रोस एडोनन है। आपको याद रखना है इनका भी नाम, है ना। टेड्रोस समय समय पर ये स्वास्थ्य से संबंधित चिंताएं अपनी व्यक्त करते रहते हैं, है ना। स्वास्थ्य से संबंधित चिंताएं ये अपनी व्यक्त करते रहते हैं। बेसिकली इन्होंने वार्निंग भी दी थी कि कोविड-19 जो अभी हाल ही में महामारी आई थी, वैसी ही महामारी अभी जल्द में दोबारा से देखने को मिल सकती है। इस तरह की वार्निंग्स इनके द्वारा की दी जाती हैं, लेकिन इनका जो कार्यकाल है वो 2025 तक है। ये वर्तमान में इसके महानिदेशक होते हैं। उसके बाद में अगला जो हमारा पॉइंट आ जाता है वो पहले महानिदेशक कौन थे। इसके जो है वो पहले महानिदेशक, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कनाडा के ब्रॉक चिल्सोम आपको याद रखना है ना। ब्रॉक चिल्सोम आपको याद रखना है। ये थोड़ा सा अजीब से नाम इनके हैं, कनाडा से ये संबंधित है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइए टेड्रोस एडोनम जो है वो कहाँ के हैं, है ना, किस कंट्री से ये संबंधित है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है वो ये है कि भाई संगठनात्मक ढांचा, जो इसका स्ट्रक्चर है वो किस तरह से काम करता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ये इसका किस तरह से काम करता है। तो इसमें 6 क्षेत्रीय
कार्यालय हैं। क्या इसमें 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अब इसमें भारत डब्ल्यूएचओ के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र है ना, इसे सीएरओ में आता है। भारत किस में आता है, इसके दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र। तो पूरा का पूरा जो डब्ल्यूएचओ है ये कैसे कंट्रोलिंग करता है, तो ये 6 भागों में, पूरे के पूरे विश्व को 6 भागों में ये विभाजित कर देता है। जो भारत आता है वो दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र वाले रीजन में आता है, जिसे हम लोग सीएरओ भी कहते हैं, है ना, सीएरओ भी कहते हैं। अब सीएरओ का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली भारत में ही अवस्थित है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। डब्ल्यूएचओ का जो सर्वोच्च निर्णयकारी निकाय है वो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, डब्ल्यूएचए है। ये सारी का सारा जो अरेंजमेंट है, जो डिस्कशन है, वो ये करने का काम करता है। इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में जो अगला हमारा पॉइंट आया वो ये है कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की बैठक हर साल मई में होती है, ये भी आप याद रखेंगे। इसकी ये जो सभा बनी हुई है, ये बैठक भी इसकी होती है और हर साल इसकी मई में बैठक होती है, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला जो पॉइंट आया कि इसमें डब्ल्यूएचओ का कार्यकारी बोर्ड होता है, उसमें 34 तकनीकी विशेषज्ञ भी देखने को मिलते हैं। कितने हैं, 34 तकनीकी विशेषज्ञ भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद में जो इसका मुख्य वित्तीय स्रोत है वो सदस्य देशों से प्राप्त अनिवार्य, जैसे यूएन का स्रोत क्या था, सदस्य देशों से जो प्राप्त वस्तुएं होती, जो सामग्री होती, या फिर जो एक तरह से अनुदान होता है, वही इनका वित्तीय स्रोत होता है। तो उसी प्रकार से डब्ल्यूएचओ का भी वही वित्तीय स्रोत है, ठीक है। उसके बाद में इसका जो बजट है 2 साल की अवधि के लिए तैयार किया जाता है। जो डब्ल्यूएचओ का बजट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितने सालों के लिए, ये 2 साल के लिए, 2 साल की अवधि के लिए इसे तैयार किया जाता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला जो हमारा पॉइंट आ जाता है, डब्ल्यूएचओ की प्रत्येक जो सदस्य की 1 वोट का अधिकारी होता है। डब्ल्यूएचओ जो है वो प्रत्येक सदस्यता देश के 1 वोट का अधिकारी होता है, ये आप याद रखेंगे, है ना। साथ में सदस्यों की जो कुल संख्या है वो 194, क्या है वो 194 है, ये भी आप याद रखें, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। कुल सदस्य कितने हैं, 194 इसमें कुल सदस्य हैं। इसके बाद में अगला जो आया वो स्वास्थ्य पहले और कार्यक्रम, क्या क्या कार्यक्रम और पहले जो है वो डब्ल्यूएचओ के द्वारा शुरू की गई है या फिर वो चल रही है। देखिए, सबसे पहले 1980 में चेचक स्मॉल पॉक्स को समाप्ति की घोषणा इसी के द्वारा की गई थी। डब्ल्यूएचओ ने 1980 में चेचक को समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। डब्ल्यूएचओ ने 1955 में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम भी शुरू किया। मलेरिया से संबंधित जो कार्यक्रम है वो कब शुरू हुआ, वो 1955 में हुआ। तो क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला जो आया वो ईपीआई, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, ये 1974 में, ये एक तरह से इम्यूनाइजेशन को, ये हमारी जो एक तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए ये पूरा प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया 1974 में। उसके बाद में आगे बढ़े तो और हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ ने मिलकर के गोबी रणनीति बनाई थी, है ना। गोबी का मतलब यह है कि ग्रोथ मॉनिटरिंग, ओरल रिहाइड्रेशन, ब्रेस्ट फीडिंग और साथ में इम्यूनाइजेशन, ये कुछ ऐसे इनिशिएटिव जो कि डब्ल्यूएचओ ने यूनिसेफ के साथ में मिलकर के बनाई थी, है ना। यूनिसेफ आपको याद रखना है, चिल्ड्रन वाला, है ना, ये बिल्कुल याद रखेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है IHR, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन। अंतिम बार 2005 में संशोधित इसे किया गया। कब ये संशोधित होता है, ये 2005 में ये अंतिम बार संशोधित हुआ था, ये आप याद रखेंगे। ग्लोबल पोलियो इरेडिक्शन इनिशिएटिव, ग्लोबल पोलियो इरेडिक्शन इनिशिएटिव जो है वो इसने डब्ल्यूएचओ ने ही शुरू किया, ये भी आप याद रखेंगे। भारत भी पोलियो मुक्त हो चुका है, इसकी भी घोषणा जल्द ही कर दी गई है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। 2020 में तो आपको भी याद है भाई, कोविड-19 से कौन नहीं सफर किया। बहुत सारे परिवारों ने अपने बहुत सारे प्रियजनों को यहाँ पर खोया था। बहुत बड़ी वो महामारी एक तरह से देखने को मिली, है ना। तो इसे पेंडेमिक घोषित करने का कार्य 2020 में कोविड-19 को पेंडेमिक घोषित कर दिया गया था डब्ल्यूएचओ के द्वारा, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसने टोबैको फ्री इनिशिएटिव भी चलाया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं है अभी वर्तमान में। ग्लोबल वैक्सीन एक्शन प्लान 2011 से लेकर के 2020, है ना। ग्लोबल वैक्सीन एक्शन प्लान भी इसने 2011 से 2020 तक चलाया। एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट पहली बार 1977 में इसने जारी की, जो कि एसेंशियल मेडिसिन जो है उनकी एक लिस्ट यहाँ पर बना करके डब्ल्यूएचओ ने प्रकाशित की। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डब्ल्यूएचओ ने जो एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट है वो किस वर्ष जारी की थी, तो ये 1977 में जारी की थी। तो 30 पॉइंट यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिए। अगला जो आता है वो महत्वपूर्ण दिवस, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट वाले बनते हैं। डब्ल्यूएचओ द्वारा जो प्रायोजित महत्वपूर्ण दिवस हैं उनमें कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है वर्ल्ड हेल्थ डे, है ना। 7 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड हेल्थ डे, ये आप याद रखें। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया गया, ये भी एक इंपॉर्टेंट डे है, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। मलेरिया डे 25 अप्रैल को मनाया जाएगा। डब्ल्यूएचओ का ये भी यहाँ पर भी
इनिशिएटिव रहता है ना। नो टोबैको डे 31 मई को मनाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आप कहेंगे सर ये तो स्टैटिक का पार्ट है। नहीं, ये स्टैटिक का पार्ट नहीं, ये बेसिकली WHO के कुछ ऐसे प्रावधान, कुछ ऐसे डेज हैं जो कि WHO मनाता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ब्लड डोनर डे 14 जून, ब्लड डोनर डे जो है वो कहाँ कब मनाया गया, ये 14 जून को मनाया गया। मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर है ना, 10 अक्टूबर, जिसका भी बर्थडे 10 अक्टूबर को होता हो उसके बर्थडे से आप इसे याद रख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। टीबी डे जो है वो 24 मार्च को हुआ, टीबी डे 24 मार्च। डायबिटीज डे 14 नवंबर है ना, जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल याद रखेंगे, डायबिटीज डे 14 नवंबर को होता है, ठीक है। इम्यूनाइजेशन डे अप्रैल का जो अंतिम सप्ताह है उसे इम्यूनाइजेशन वीक कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, इम्यूनाइजेशन वीक कहा जाता है, जो हाल ही में आपका आने भी वाला है, ठीक है। इसके बाद में अगला आया एंटीबायोटिक अवेयरनेस डे, ये नवंबर में है ना। एंटीबायोटिक अवेयरनेस वीक जो है ये नवंबर में प्रस्तावित होती है, वो उसकी घोषणा समय समय पर करी जाती है, उसके आधार पर आपको वो याद रखना है करंट वाला क्या क्या इसमें रहता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने जो वो ऐसे डेज जो कि WHO के प्रस्तावन या फिर WHO के द्वारा घोषित किए गए हैं उनको हम लोगों ने एक जगह पर पढ़ लिया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट जो हमारा आता है वो बीमारियां है ना, रणनीति किस तरह से काम करती है बीमारियों पर WHO की रणनीति। तो सबसे पहले जीका वायरस को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया 2016 में है ना। जीका वायरस एक आया था जिसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया। H1N1 को पैंडेमिक जो है वो घोषित किया गया था, ये 2009 में आया। क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीका वायरस को पैंडेमिक घोषित करने का काम है ना, या फिर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी PHE घोषित करने का काम WHO ने कब किया था, तो 2016 में। उसके अलावा H1N1 वायरस जो है 2009 में पैंडेमिक, इसे भी घोषित किया गया था। इबोला वायरस के नियंत्रण हेतु वैश्विक प्रयास जो है वो WHO के द्वारा चलाए गए। कोविड-19 का तो इतिहास ही अलग ही हो गया है, कोवैक्स इनिशिएटिव जो है वो WHO के द्वारा है ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कोविड-19 के लिए WHO ने किस प्रकार का इनिशिएटिव या किस नाम से इनिशिएटिव चलाया था, तो वो कोवैक्स इनिशिएटिव है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कोवैक्स इनिशिएटिव है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए कुछ यहाँ पर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की रोकथाम की जो प्राथमिकता NCDs जो है उनको ही रोकथाम की प्राथमिकता यहाँ पर दी जाती है। ग्लोबल स्ट्रेटेजी ऑफ वुमेन, चिल्ड्रन एंड एडोलसेंस हेल्थ यहाँ पर शुरू किया गया, ये भी एक इनिशिएटिव जो कि WHO के द्वारा चलाया गया। वन हेल्थ अप्रोच को अपनाया, मानव, पशु और पर्यावरण के स्वास्थ्य पर एक साथ काम करने को ये यहाँ पर अपनी एक तरह से नीतियों का निर्माण करता है। तो वन हेल्थ इनिशिएटिव किसका है, ये भी आपके WHO का ही है। मेंटल हेल्थ गैप एक्शन प्रोग्राम है ना, मेंटल हेल्थ गैप एक्शन प्रोग्राम ये भी WHO का ही एक इनिशिएटिव है, याद रखेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एंड टीबी स्ट्रेटेजी, इसने 2014 से लेकर के 35 तक में ये एंड टीबी स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है। विजन 2023 से 30 तक का है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पर इसने बल दिया है। 2023 से लेकर के 30 तक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ज्यादातर मैक्सिमम चीजों पर ये कवर कर पाए, मैक्सिमम एरियाज को ये कवर कर पाए, ये यहाँ पर इनका इनिशिएटिव है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे इनिशिएटिव देखे जो कि WHO के द्वारा प्रस्तावित हुए है ना। अब आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा जो पॉइंट आ जाता है, अगला जो हमारा पॉइंट आ जाता है वो महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहले आ जाती है, हर साल WHO स्टैट्स रिपोर्ट प्रकाशित होती है, हर साल ये प्रकाशित होती है। कौन सी हो गई, WHSR है ना, WHSR वर्ल्ड हेल्थ स्टैट्स रिपोर्ट जो है वो हर साल प्रकाशित हुई। ग्लोबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी का एक डेटा, WHO की ग्लोबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी का एक डेटा प्लेटफॉर्म है। ये क्या है, जो WHO है ना, ये WHO की क्या है, ये एक डेटा प्लेटफॉर्म है जहां पर ये डेटा को स्टोर करता है। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट प्रतिवर्ष जारी करता है WTO, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। यूनिसेफ और WHO मिलकर के ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट भी जारी करता है, ग्लोबल लेवल पर न्यूट्रिशन रिपोर्ट जारी करता है। और क्या जारी होता है इसके द्वारा, मेंटल हेल्थ एटलस जो है वो कुछ वर्षों में ये जारी करता है, ये भी आप याद रखेंगे, मेंटल हेल्थ एटलस भी याद रखेंगे। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट WHO के सहयोग से यहाँ पर वर्ल्ड ड्रग में रिपोर्ट में WHO का सहयोग हमेशा से रहता है, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट में इसका यहाँ पर भागीदारी रहती है। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हेल्थ इक्विटी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज है ना, पहली बार 2022 में इसे प्रकाशित किया गया था। आगे चल करके इन्हें निरंतर प्रकाशित करने का प्रस्ताव
प्रस्ताव रखा गया है। ये बेसिकली हेल्थ इक्विटी और जो पर्सन जो डिसेबिलिटीज के साथ हैं उनको हेल्थ इक्विटीज यहाँ पर प्रोवाइड करने की बात इसमें की गई थी। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट आया वो ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी, ये WHO के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट है। रोड सेफ्टी आएगा लेकिन यहाँ पर WHO का नाम आएगा तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट मार्क करके रखेंगे इसको, है ना। ये क्या है, ये हमारी वर्ल्ड एक तरह से क्या है, वर्ल्ड रोड सेफ्टी रिपोर्ट है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े तो SDG हेल्थ गोल्स को ट्रैक करने में उपयोगी रिपोर्ट्स इनकी WHO की सारी रहती हैं, ये भी आप याद रखेंगे। तो कहीं ना कहीं SDG को भी ये आगे प्रस्तावित करने का काम करता है। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जो है वो हर वर्ष ये भी प्रकाशित की जाती है। तो WHO के द्वारा बहुत सारी रिपोर्ट्स भी जारी की जाती हैं जिन्हें हम लोगों ने यहाँ पर देखा। अब देखिए अगला जो हमारा सेगमेंट आता है, अगला जो हमारा सेक्शन आता है कोविड-19 में जो WHO की बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बने एग्जाम में और आगे भी आने वाले समय पर बनेंगे, है ना। तो एक तरफ से देखते जाते हैं। 11 मार्च 2020 को कोविड-19 को इसने पेंडेमिक घोषित किया था। यहाँ पर कोविड-19 ग्लोबल सॉलिडरिटी ट्रायल जो है वो कोविड-19 के WHO ने शुरू किए थे। ग्लोबल लेवल पर अगर ट्रायल पूछा जाए किसने शुरू किए तो वो WHO के द्वारा शुरू किए गए थे। इंफोडेमिक मैनेजमेंट की अवधारणा दी, गलत सूचना से निपटने के लिए यहाँ पर इंफोडेमिक मैनेजमेंट की अवधारणा WHO के द्वारा दी गई, क्योंकि ऐसा देखा गया कि बहुत सारी गलत सूचनाएं जो है वो पूरी तरह से प्रकाशित थी जिसकी वजह से लोगों में डर का माहौल बना हुआ था। अगला जो पॉइंट आया वो WHO ने मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन को बढ़ावा दिया। आपने देखा होगा WHO के जो महासचिव रहते थे वो कुछ दिन में आते थे, ऑनलाइन लाइव आते थे, प्रेस वार्ता करते थे जिसके माध्यम से वो बहुत सारे प्रिकॉशंस जो है वो देते थे लोगों को और उसके आधार पर बहुत सारी चीजें कंट्रोल में भी आई, है ना। उनके दिशा निर्देशों के आधार पर वर्ल्ड लेवल पर चेंजेस देखने को मिले थे। हालांकि उसका इंपैक्ट इतना ज्यादा नहीं हो पाया क्योंकि ये जो वर्ल्ड है बहुत बड़ी जनसंख्या है और सब कुछ फॉलो कर लेना बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाया था उस टाइम पर, क्योंकि सबके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी देखने को मिली थी, है ना। कोवैक्स पहल के तहत में वैक्सीन वितरण इसके द्वारा किया जाता है। रिस्पांस फंड, कोविड-19 रिस्पांस फंड भी WHO के द्वारा बनाया गया था और डैशबोर्ड, कोविड-19 डैशबोर्ड भी इसी ने शुरू किया था। तो कोविड-19 के लिए इसने हर संभव प्रयास किए। पोस्ट कोविड कंडीशंस पर गाइडलाइन भी जारी की कि कोविड जाएगा तो क्या होगा। कोविड-19 वेरिएंट को लगातार चेक किया जाता है और ऐसा बीच बीच में अपडेट भी आती रहती है कि इस तरह के और भी वेरिएंट्स देखने को मिल सकते हैं जो कि और भी ज्यादा घातक हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लैब लीक और नेचुरल ओरिजिन दोनों पर अध्ययन यहाँ पर WHO ने इसी दौरान में किया था, क्योंकि ऐसा माना गया ये जो वायरस है ये लैब में जनरेट किया गया है जिस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस पूरे वर्ल्ड में देखने को मिला था, है ना। WHO और भारत की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर भारत की स्वच्छ भारत मिशन की सराहना यहाँ पर WHO ने की थी। WHO के साथ में UHC पार्टनरशिप प्रोग्राम अपनाया जाता है। WHO ने भारत के साथ में UHC पार्टनरशिप यहाँ पर किया। स्वच्छ भारत मिशन की सराहना भी WHO ने की। पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन भारत को, ये सक्रिय भागीदारी भारत में पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन में सक्रिय भागीदारी भारत की रही थी, ये आप याद रखेंगे। नेशनल हेल्थ मिशन की तकनीक में सहयोग देने का कार्य भी यहाँ पर WHO के द्वारा किया जाता है। भारत कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत का जो कार्यालय है ये कहाँ पर, WHO का भारत का कार्यालय कहाँ पर, नई दिल्ली में स्थित है। हम लोगों ने इस पर बात की है। हम लोग कहाँ पर आ रहे थे, हम लोग साउथ एशियन में, है ना, साउथ एशियन रीजन में आ रहे थे। सौम्या स्वामीनाथन WHO की मुख्य वैज्ञानिक रह चुकी हैं, भारत की ही है ये। सौम्या स्वामीनाथन का भी नाम आपको याद रखना है। टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के साथ में भारत का सहयोग, लेकिन भारत में टोबैको जो है वो सरकार उस चीज पर मतलब देखिए बहुत सारे एक्टर जो एक्ट्रेसेस होते हैं वो टोबैको को बढ़ावा देते हैं, कहीं पर यहाँ पर कम करने की कोई भी नीति नहीं है। तो एक तरफ तो बिजनेस चलता है, दूसरी तरफ में ये दिखावे चलते हैं, तो कहीं ना कहीं टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम में और सख्ती से सरकार को कार्य करने की जरूरत है। उसके बाद में भारत में कोविड-19 से संबंधित सर्वेक्षण और डेटा विश्लेषण यहाँ पर किया गया था। तो सर्वेक्षण भी यहाँ पर WHO के द्वारा किया जाता है। भारत के कई शहरों में WHO के सहयोग से अर्बन हेल्थ इनिशिएटिव्स भी चलाए गए थे। WHO के सहयोग से यहाँ पर कई शहरों में किया गया। ट्रैकोमा फ्री नेशन घोषित करना भारत को यहाँ पर ये भी WHO ने किया था। तो ट्रैकोमा बीमारी को हम लोगों ने पूरी तरह से विजिट कर लिया था, ये आप ध्यान में रखेंगे। कुछ और पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो WHO का संविधान 1946 में स्वीकृत हुआ था, है ना। इसके अनुसार स्वास्थ्य केवल बीमारी का अभाव नहीं, संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण होता है। तो स्वास्थ्य क्या है, केवल ऐसा नहीं है कि आप स्वस्थ हैं मतलब आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है वही आप स्वस्थता का परिमाण है, ऐसा नहीं है।
संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जो कल्याण अगर आपका हो रहा है, तभी आप यहाँ पर क्या हैं, तभी आप यहाँ पर पूरी तरह से स्वस्थ माने जाएंगे। हर 2 साल में अपना बजट तय करता है ना। WHO जो है वो हर 2 साल में अपना बजट भी तय करने का काम करता है। WHO की पहली जो एक तरह से वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 1948 में शुरू होती है, 1948 में शुरू होती है। 2023 को ईयर ऑफ ग्लोबल साइंस फॉर हेल्थ कहा गया, इसे ईयर ऑफ ग्लोबल साइंस फॉर हेल्थ, ये भी आप ध्यान रखेंगे। 2023 वाला जो समय था ईयर ऑफ ग्लोबल साइंस फॉर हेल्थ था, ये आप याद रखें। नर्सिंग नाउ कैंपेन चलाया था WHO ने, ये भी आप याद रखेंगे। कभी कभी ऐसे छोटे छोटे कैंपेन जो है वो हमारे एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं, वहां पर ये पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस प्रकार का कैंपेन चलाया था। मेकिंग लिसनिंग सेफ पहल शुरू की थी, इसने सुनने की सुरक्षा के लिए ये पहल, मेकिंग लिसनिंग सेफ नाम की एक पहल WHO के द्वारा ही शुरू की गई थी। हेल्थ वर्कर जो हैं उनकी सुरक्षा के लिए गाइडलाइंस भी जारी किए गए। पर्यावरण स्वास्थ्य पर भी काम लगातार करता है और जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण को कम करने की भी कोशिश करता है। इसके अलावा इसका जो टारगेट है, WHO का टारगेट 2030 तक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, मैक्सिमम लेवल पर हर हेल्थ कवरेज यहाँ पर हो जाए, ऐसा 2030 तक का इसका टारगेट है। आगे बढ़ते हुए कुछ और पॉइंट भी देख लेते हैं संक्षेप में कि भाई WHO पहली स्वास्थ्य एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र की, है ना। हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 का यहाँ पर नारा दिया जाता है। इसमें जो WHO की नीति है उसमें एक्विटी, जेंडर, ह्यूमन राइट्स और सोशल डिटर्मिनेंट्स यहाँ पर इनकी नीतियों में शामिल हैं, ये आप याद रखेंगे। तो एक्विटी कहीं पर जेंडर के आधार पर, कहीं ह्यूमन राइट्स के आधार पर, कहीं सोशल डिटर्मिनेंट्स के आधार पर यहाँ पर नीतियों का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा इसमें आगे आता है WHO का जो बजट था 2022-23 में लगभग $6 बिलियन का था, है ना, ये आप याद रखेंगे। $6 बिलियन के आसपास में इसका बजट रहा था। सार्स को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था। यहाँ पर जो सार्स है 2023 में सार्स को SARS को ये क्या कर रहा था, ये अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करेगा। इमरजेंसी यूज लिस्टिंग, EUL देता है वैक्सीन अप्रूवल के लिए, EUL देता है। अगर EUL मिल गया तो कोई भी वैक्सीन को अप्रूवल मिल गया, उसके बाद में उसके वो ट्रायल्स और उसका प्रयोग वो शुरू कर सकते हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। ग्लोबल हेल्थ वर्कफोर्स नेटवर्क स्वास्थ्य कर्मियों के लिए यहाँ पर बनाया गया। ग्लोबल हेल्थ वर्कफोर्स नेटवर्क भी यहाँ पर WHO के द्वारा निर्मित किया गया। यहाँ पर WHO ने अल्कोहल और हेल्थ रिपोर्ट जारी की थी, अल्कोहल और हेल्थ रिपोर्ट भी ये जारी करते हैं। एयर क्वालिटी गाइडलाइन इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं और विश्व स्तर पर ये एयर क्वालिटी गाइडलाइंस भी जारी करते हैं। जो भारत की एयर क्वालिटी गाइडलाइंस है ना, उसमें और इनकी एयर क्वालिटी गाइडलाइंस में 10 गुना का अंतर है। जो ये लोग प्योर मानते हैं, अगर मान लीजिए 0.10 को ये लोग प्योर मानते हैं, तो भारत उस चीज को 0.100 पर प्योर मानता है, ये आप याद रखेंगे। तो बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर WHO की एयर गाइडलाइंस पर होता है। WHO का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को सर्वोत्तम स्तर तक पहुंचाना, सर्वोत्तम स्वास्थ्य का स्तर हर एक व्यक्ति का हो, ऐसा एम लेकर के ये कार्य करता है। ठीक है, ये कंप्लीट हम लोगों ने डिस्कस किया WHO के बारे में। अगर किसी भी प्रकार किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट होगा तो उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। ये वीडियो, ये आपको जो कंप्लीट संकलन रहा 100 वन लाइनर्स का, ये जो संकलन रहा, ये आपको कैसा लगा, ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। अगर आप हमारे साथ में उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती की तैयारी के लिए जुड़ना चाहते हैं तो आप पॉलिटी का जो बैच है वो चल रहा है लगातार, उसमें 3 यूनिट हम लोगों ने लगभग कंप्लीट भी कर ली है। आप लोग उसमें अपनी तैयारी को एक सही दिशा में बहुत अच्छे से निर्देशन के साथ में आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे कुछ लिंक्स हैं, ये लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये जो दूसरा वाला नंबर है इसमें आप जुड़ करके हमारे साथ में पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में वर्तमान के लिए इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगला जो वीडियो है, अगला जो टॉपिक है वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा जिसके बारे में आप डिटेल में चर्चा करना चाहते हैं। जय हिंद।